अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे और आप लोगों को लेक्चर समझ आ रहे होंगे और कोई इशू आप मुझसे ज़रूर शेयर कर सकते हैं। आज लेक्चर नंबर 3 की तरफ चलते हैं। लेक्चर नंबर 3 जो है दैट इज़ इट इज़ रिलेटेड टू डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस। और डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस की जो हम बात कर रहे हैं ये हम कर रहे हैं रिसर्च में। ओके, ये जो रीडिंग है ये मेसन की रीडिंग से ही लिया गया है। जितना भी हम डिस्कशन करेंगे जो पढ़ेंगे। I have suggested that qualitative research requires a highly active engagement from its practitioners. अब उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जब आप क्वालिटेटिव रिसर्च करते हैं ना, तो जो क्वालिटेटिव रिसर्च कर रहा होता है उसको बहुत एक्टिव पार्टिसिपेशन करनी होती है. It means that he is the one who is initiating the action, who is encouraging the action, who is even going to put conclusion to the action. Indeed, any researcher has to identify and resolve a whole range of issues in the research process, most of which are specific in some way to their particular research project and many of which cannot be anticipated in advance. इसकी एक बहुत बड़ी रीज़न ये भी है कि क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर जो रिसर्चर होता है उसको एक्टिवली पार्टिसिपेट करना होता है, क्योंकि जब आप एक रिसर्च करते हैं ना तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा कुछ स्पेसिफिक इश्यूज आते हैं जो कि आपने एडवांस में पहले एंटिसिपेट नहीं किए होते. जब वो रिसर्च आते हैं तो फिर आप उसके मुताबिक अकॉर्डिंगली एडजस्ट करते हैं. ये वेरिएबल्स होते हैं, दे कैन कम अप एट एनी टाइम. आपने उन रिसर्च के साथ जो आपके इश्यूज आ रहे होते हैं तो आपने फिर उनको देखना होता है कि आप उससे किस तरीके से मैनेज करेंगे. अच्छा, फॉर एग्जांपल अब मुझे याद है कि मैं रिसर्च कर रहा था अपने बैचलर्स में और मैंने सोचा रिसर्च जो टॉपिक था वो मेरा था कि पाकिस्तानी कंटेम्प्रेरी थिएटर द केस ऑफ अजोका थिएटर, पाकिस्तानी कंटेम्प्रेरी ड्रामा द केस ऑफ अजोका थिएटर. अब जब मैं ये कर रहा था इस पर रिसर्च तो मैंने एक सर्वे बनाया और मैंने सोचा था कि ड्रामा देखने जाऊंगा. बुल्ला, एक जो अजोका थिएटर का ड्रामा था बुल्ला, वो देखने में चला गया और वहाँ मैं सर्वे के लिए कुछ चीज़ें वो क्वेश्चनर्स बना के ले गया. तो मैंने सोचा जो लोग देख रहे हैं ना इनसे बाद में फिल कराऊंगा. तो ड्रामा देखा, बहुत अच्छा था, प्ले अच्छा लगा, बाहर आया, लोगों से फिल कराने के लिए कहा, एक आध को. तो मुझे फर्स्ट टू जो लोग थे दोनों ही में बड़ा नेगेटिव रिस्पॉन्स दिया. पहले एक ने बड़ा नेगेटिव दिया, उन्होंने कहा आपको पता है मैं पंजाब यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर हूँ, आपने मुझे यहाँ कैसे खड़ा कर रोक के पूछ लिया. ये वो अच्छा खासा मुझे डांट लगा दी उस सड़क पर ही. वो जा रहे थे, मैंने तो उनसे रिक्वेस्ट की थी कि सर काइंडली आप ये फिल कर देंगे, क्वेश्चन है मेरे जहन में ये था एजुकेटेड है. तो उन्होंने तो मेरी अच्छी खासी लगाई और साथ उनके कुछ स्टूडेंट्स मेरी अच्छी खासी होगी वहाँ पर. फिर मैं चुप. फिर मैंने एक और कहा, उन्होंने भी मुझे आगे से डांट दिया. फिर डांटा, उन्होंने कहा कि ये आप क्यों क्वेश्चन इस तरह थोड़ी फिल कराते हैं, वो आप किसी जगह पे जाए वहाँ जाके बैठ के फिल कराएं. तो मैं पढ़ा ना, उसके बाद ना थोड़ा सा डिस्करेज हो गया. मैं कहा यार ये क्या है. लेकिन फिर वो एक सर अच्छे थे, उन्होंने वापस आया मुझे कहता अच्छा बेटा चलो तुम ना मेरे पास इधर आ जाना. तो वहाँ पर बल्कि आई थिंक वो पीयू वाले ही थे, पीयू वाले मुझे कहते बेटा मेरा यहाँ ऑफिस है वहाँ आ जाना, मैं तुम्हारा फिल भी कर दूंगा और लोगों से भी कह दूंगा वो फिल करा दें. मैंने कहा जी थैंक यू सर. खैर मेरी इतनी क्लास लगी. तो फिर मैंने सोचा कि नहीं नहीं, अब देखो ये ऑन द स्पॉट मुझे एक इशू आ गया रिसर्च करते हुए कि जो सर्वे करना था तो मुझे बड़ा इशू हुआ क्वेश्चन फिल कराने में. फिर मैं अपनी यूनिवर्सिटी गया, मैंने अपनी यूनिवर्सिटी में कुछ टीचर से कहा. वहाँ भी मज़े की एक बात बताता हूँ. एक सर थे, वो भी एजेड थे, बड़े ज़बरदस्त अच्छे सर लग रहे थे. मैंने उनके पास चला गया, मैंने कहा सर आप ये फिल कर देंगे. वो बाहर बैठे थे, उन्होंने मुझे बड़ा डांटा, वो 3 दफ़ा मुझे डांट पड़ी उस पर. वो भी अच्छे, उन्होंने कहा आपको लगता है कि मेरा ये लेवल है कि आप मुझसे सर्वे वो क्वेश्चन फिल कराएंगे. आई एम दिस एंड दैट, आई एम दिस दिस दिस, मैं ये टीचर हूँ फिर वो. मैं यार अब क्या करूँ. फिर मैंने खामोशी के साथ जो अपने टीचर्स थे उनको छोड़ मैं अपने दोस्तों के पास ही गया, अपने फ्रेंड्स जो थे क्लास फेलोज दोस्तों से. फिर वो मैंने उनसे ही सर्वे जो है ना फिल करा लिया. तो ये अब कुछ आप जब रिसर्च करते हैं ना, ख़ासतौर पे क्वालिटेटिव रिसर्च करते हैं, तो बहुत से इश्यूज ऐसे होते हैं जो ऑन द स्पॉट आ जाते हैं और आपने उसे वो डील करना होता है. और देर आर सम issues which can take time. So researcher needs to be involved in the research actively. They therefore need to develop active skills which include identifying the key issues, working out how they might be resolved, and understanding the intellectual, practical, moral and political implications of different ways of resolving them. ठीक है. अब यहाँ पे आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है कि अगर रिसर्चर को एक्टिव क्यों होना चाहिए. ठीक है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपका यहाँ से बन सकता है. तो क्या कह सकते हैं कि एक्टिव इंगेजमेंट रिसर्चर की या प्रैक्टिशनर की क्यों ज़रूरी है, ये जहन में रखिएगा. और आपका एक फुल क्वेश्चन डिफिकल्ट क्वेश्चन के ऊपर भी लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है. ठीक है, हाउ डिफिकल्ट क्वेश्चन कैन पॉप अप इन योर रिसर्च. अब रिसर्चर का काम ये है कि अपने एक्टिव स्किल्स डेवलप करे ताकि कोई जो इश्यूज आ रहे हैं उन्हें आइडेंटिफाई करे, फिर ये देखें अंडरस्टैंड करें उनकी नेचर क्या है और फिर ये देखें उनको किस तरीके से रिजॉल्व करना है. पॉलिटिकल सोशल सारे इम्प्लीकेशंस भी देखें. अब जैसे कोविड का केस आया, शुरू में ये हैंडल ही नहीं हो रहा था,
शुरू में तो कोविड की समझ ही नहीं आ रही थी कि कोविड को करना किस तरह है, लेकिन रिसर्चर्स ने क्या किया, फिर उसके ऊपर रिसर्च की, क्वालिटेटिव रिसर्च थी वो सारी। उन्होंने देखा कि इसके डिफरेंट स्ट्रेन्स हैं, इसलिए नहीं वो हाथ में आ रहा था क्योंकि वो अपनी स्ट्रेन्स चेंज कर रहा था। फिर उन्होंने उस वायरस को देखा, वायरस की जो आप मुझसे ज़्यादा बेहतर इस चीज़ को समझ सकते हैं, उसको आइडेंटिफाई किया, फिर किस तरीके से उन्होंने वैक्सीन बनानी थी, वो सारा प्रोसीजर से गुजरे। इशू आए, आइडेंटिफाई किया इश्यूज़ को, फिर वर्कआउट किया कि सॉल्यूशन क्या, अंडरस्टैंड किया उसके इम्प्लीकेशंस को, और वैक्सीन्स बनाई। और अब दुनिया में 4-5 वैक्सीन्स है, 3 or 4 तो है। There are 2-3 vaccines in the world which are working right now. So this is how an active researcher has to cope up has to deal with different issues which you know emerge during research, and that is why the researcher always has to be an active researcher. It follows that the passive following of methodology recipes is not a skill. I wish to encourage in would-be researchers who need to learn actively to recognize, confront and make decisions about key research issues for themselves. अब वो कह रहे हैं ये पैसिवली एक रेसिपी होता है ना, आपने रेसिपी पकड़ी, जैसे आप लोग यूट्यूब पे हम लगा देते हैं बाजू का कुछ बनाना हो, तो जी बिरयानी की आपने तरकीब लगाई यूट्यूब पे, आप वहाँ से सुनी जा रहे हैं और उसको फॉलो करी जा रहे हैं तो बिरयानी बन गई। ऐसा रिसर्च में नहीं होता। रिसर्च में जो रिसर्चर्स आ रहे हैं वो कह रहे हैं जो वुड बी रिसर्चर्स हैं उनको बहुत ज़रूरी है कि एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, रिकग्नाइज करें, कन्फ्रंट करें, जो इश्यूज आ रहे हैं उसको किस तरह सॉल्व करना है, आइडेंटिफाई करें इश्यूज को, फिर अंडरस्टैंड करें, फिर उसका देखिए किस तरीके से उनको रिजॉल्व करेंगे, सॉल्व करेंगे। I have still tried to write a book which will encourage qualitative researchers to develop critical yet productive and creative ways of thinking and doing. अब वो ये अपने बारे में बता रहे हैं कि उन्होंने एक बुक बनाई लिखी है जिसमें उन्होंने ये बताया कि किस तरीके से टैकल किया जा सकता है। My main device for inspiring this active engagement is to pose difficult questions about qualitative research throughout the book. अब वो कह रहे हैं कि असल रीज़न जो है ना एक्टिव एंगेजमेंट की वो यही है ताकि आप डिफिकल्ट क्वेश्चंस अपने रिसर्च में लाएं। My use of the term difficult is not intended to be off-putting, but instead to suggest that there is something there to be engaged with, deliberated about, and that answers are unlikely to be straightforward. अब वो ये कह रहे हैं जब मैं बात कर रहा हूँ डिफिकल्ट क्वेश्चंस की, वो तो वो ये बात करना चाह रहा हूँ कि कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसको आप साइड पे रख दें। नहीं नहीं, आपको एक्टिवली इंगेज होना होगा, आपने उन क्वेश्चंस को समझना होगा, उनके ऊपर डिबेट करनी होगी, डेलिब्रेट करना होगा, फिर आपको आंसर्स लाने होंगे, एंड दैट आंसर्स आर अनलाइकली टू बी स्ट्रेट फॉरवर्ड। आपको ऐसे आंसर्स ढूंढने होंगे जो कि स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होंगे, आपको ढूंढने पड़ेंगे, एनालिसिस करना होगा, डीप स्टडी की ज़रूरत पड़ेगी। Needless to say, I do not provide the correct answer in each case, since such a thing does not exist, but I do offer a range of possibilities and illustrate something of the consequences of different decisions. अब उसमें वो ये कह रहा है कि जब आप डिफरेंट क्वेश्चंस, डिफिकल्ट क्वेश्चंस पोज करेंगे ना, तो उनके आंसर लाजमी नहीं है कि आपको राइट करेक्ट या राइट रॉन्ग में मिलेंगे। Sometimes answers would suggest possibilities, आपको डिफरेंट पॉसिबिलिटीज मिलेंगी, और आपने फिर ये देखना कि अगर आप डिफरेंट डिसीजन लेंगे तो किस डिसीजन का आगे से क्या रिस्पॉन्स आ सकता है। ईच चैप्टर का ओके। अब अच्छा हाँ, ये एंड में उन्होंने क्या किया, अपेंडिक्स दिया था। ये बुक है मेसन की बुक, आप लोगों को मैंने शेयर नहीं की, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। आप इस बुक में देख लीजिएगा, इसके एंड में ना कुछ क्वेश्चंस उन्होंने दिए कि डिफिकल्ट क्वेश्चंस किस किस्म के हो सकते हैं, अपेंडिक्स में है। तो उसने कहा कि मैंने खुद भी वो बनाया है क्वेश्चन, तो आप उनको देख लीजिएगा। अच्छा, इसके अंदर भी स्लाइड्स में भी हमने ऐड किया, वो लास्ट में कुछ क्वेश्चन देखेंगे। The questions are not designed to probe qualitative research in the abstract or to spell out list of its advantages and disadvantages, and nor are they simply convenient devices for organizing my text. अब अगर क्वेश्चन आंसर इसलिए नहीं बनाया कि क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर आप वो एब्स्ट्रैक्ट में डाल दें, या इसलिए कि एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बताएं वो क्वेश्चन आंसर्स के क्या है, ना ही इसलिए कि वो टेक्स्ट को ऑर्गेनाइज करें। Instead, they are intended literally as a set of questions which qualitative researchers should address to themselves and answer appropriately as an active part of the research process. बल्कि वो कह रहे हैं कि मैंने जो क्वेश्चंस बनाए हैं ना, सेट ऑफ क्वेश्चंस, वो इसलिए रखे हैं ताकि क्वालिटेटिव जो रिसर्च है उसमें रिसर्चर्स जो हैं वो क्वेश्चंस अपने आप से पूछें, उनको लेकर आएँ। तो उसने तो आपका काम आसान कर दिया। अगर आप क्वालिटेटिव रिसर्च कर रहे हैं तो आप वो क्वेश्चन सामने रखें, और मैंने जो यहाँ पे इंक्लूडेड है एक चैप्टर के, आप देखिएगा वो उसने वाकई बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनाए, और सिंपल वो कहता है कि आप एक एक्टिव पार्ट प्ले करके उन क्वेश्चंस के आंसर ढूंढें। जब आप उन क्वेश्चंस के आंसर ढूंढेंगे तो आपकी रिसर्च ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, आर्ग्यूमेंटेटिव होगी, आर्ग्यूमेंट स्ट्रॉन्ग होगा, एक्सप्लेनेशन स्ट्रॉन्ग होगी, अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी। पॉइंट वो एक ही लेके चल रहा है शुरू से कि आपकी एक्टिव एंगेजमेंट होनी चाहिए रिसर्च के अंदर, आप पैसिव एंगेजमेंट नहीं कर सकते। The idea of posing difficult questions is therefore both that they represent a good way to learn about and develop the active thinking and doing skills required for qualitative research.
अब वो कहता है जो डिफिकल्ट क्वेश्चन आप पोज करते हैं उसका आइडिया ये इससे होता क्या कि आपके अंदर एक स्किल आ जाता है कि थिंकिंग कैसे करनी है। आप देखिए एनालिसिस करेंगे और किस तरीके से आपने क्वालिटेटिव रिसर्च करनी है, एक स्किल आप में डेवलप हो जाता है। एंड ऑल्सो दैट दे आर एन एसेंशियल कॉम्पोनेंट इन एक्चुअली कंडक्टिंग अ रियल पीस ऑफ रिसर्च। और इसके अलावा वो कह रहा है कि ये भी ज़रूरी है कि जब आप रिसर्च कर रहे होते हैं तो उसमें आपने डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पूछने होते हैं। डिफ़िकल्ट क्वेश्चन जो है वो आपके एनालिसिस की पावर को स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। This means not only that qualitative researchers should ask themselves these kinds of questions in preparation for or as a training for research, but also that a major element of their effort during the research process should involve this self-questioning activity. अब वो कह रहे हैं इसका मतलब ये जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस है ना, क्वालिटेटिव रिसर्चर्स को ना सिर्फ ये चाहिए कि इस डिफरेंट किस्म के क्वेश्चंस खुद से पूछें अपनी प्रिपरेशन में, ट्रेनिंग में, बल्कि ये एक बड़ा मेजर एलिमेंट है उनके रिसर्च प्रोसेस के दरमियान में, ताकि वो अपने रिसर्च के ऊपर क्वेश्चन करें। ये बात हमने लास्ट लेक्चर में भी आई थिंक की थी कि अगर आप अकाउंटेबिलिटी कराना चाहते हैं ना, एक रिसर्च होती है क्वालिटेटिव रिसर्च, उसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि वो क्या कहते हैं सेल्फ रिफ्लेक्सिविटी हो। तो बेहतर ये कि वो अकाउंटेबल हो, उसे कोई और अकाउंटेबल ठहराए, आप खुद उसकी अकाउंटेबिलिटी कर लें। जो रिसर्चर है वो खुद क्वेश्चंस पोस्ट करे और देखे, एनालिसिस देखे क्या जो रिसर्च वो कर रहा है उसके जो रिजल्ट्स हैं वो यूनिवर्सल हैं, जनरलाइजेबल हैं, जनरल हो सकते हैं, ट्रुथ को रिप्रेजेंट करते हैं, रियलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं कि नहीं रिप्रेजेंट करते। तो डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस पूछने का पर्पज़ ये कि एक तो आपके अंदर स्किल आ जाएगा, जो रिसर्चर है उसके अंदर स्किल आ जाएगा, फिर वो एक फ़ायदा ये होगा कि उसको ये पता चलता जाएगा साथ साथ कि क्या वो रिसर्च उसकी सही डायरेक्शन में जा रही है कि नहीं जा रही। और थर्ड, ये रिसर्च का एक असल हिस्सा है कि आप डिफिकल्ट क्वेश्चंस करें। आप क्वेश्चंस करेंगे तो आपकी रिसर्च अच्छी वे में जाएगी, स्ट्रॉन्ग होगी, आर्ग्यूमेंट स्ट्रॉन्ग होगा, एक्सप्लेनेशन स्ट्रॉन्ग होगी, आपकी अंडरस्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग होगी। सॉरी, मैं तो खुद अपने लिए थोड़ा ब्रेक लिया था। ओके, ये हमने कर लिया है। चलिए जी नेक्स्ट देखिए। इन दैट सेंस दीज आर रिफ्लेक्सिव एक्ट्स। रिफ्लेक्सिव एक्ट्स वही होते हैं जिनका एक्शन जो होता है ना, रिएक्शन आपके ऊपर आ जाए, रिस्पॉन्स आपके ऊपर है, रिफ्लेक्ट कर जाए आपके ऊपर। तो वो कह रहे हैं देखिए ये आपके जो एक्शन है ना रिफ्लेक्टिव है। एक तो आप रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं, फिर साथ साथ उसको अकाउंटेबल भी कर रहे हैं, आप उसके ऊपर सोच भी रहे हैं। एंड कॉन्स्टिट्यूट अ वे ऑफ डूइंग क्वालिटेटिव रिसर्च रादर देन सिंपली नगल्स ऑफ एडवाइस अबाउट इट। ओके, अब वो कह रहे हैं सिर्फ ये नहीं कि आप उसके बारे में एडवाइस दे रहे हैं रिसर्च के बारे में, बल्कि क्वालिटेटिव रिसर्च का एक हिस्सा है कि सेल्फ रिफ्लेक्सिबिलिटी हो। आप क्वेश्चंस उठाएं, डिफिकल्ट क्वेश्चंस करें, जिससे चेक करें कि आपका एनालिसिस स्ट्रांग है कि नहीं है। और मीडिया फॉर रिफ्लेक्टिंग ऑन इट आफ्टरवर्ड्स। वही बात है कि इससे बाद में भी तो आपके ऊपर एक क्रिटिसिज्म आना ही है, एनालिसिस होना है। जो इंडिपेंडेंट क्रिटिक्स है वो एनालिसिस करेंगे, तो इट्स बेटर दैट यू शुड योर सेल्फ एनालाइज इट। Reflexivity in this sense means thinking critically about what you are doing and why. अच्छा, रिफ्लेक्सिविटी इस मतलब में ये है कि आप एनालिसिस करके देखिए जो आप रिसर्च कर रहे हो क्यों कर रहे हैं, क्या पर्पस क्या है उसका, और क्या वो सही चल रही है कि नहीं। कन्फ्रंटिंग एंड ऑफन चैलेंजिंग योर ऑन अजम्पशंस। इसमें सबसे अहम काम यह कि जो आप अजम्पशंस कर रहे हैं अपनी रिसर्च के दौरान, उनको खुद कन्फ्रंट करें, उन्हें चैलेंज करें, उनको चेक करें, उनकी वैलिडिटी को चेक करें, ऑथेंटिसिटी को चेक करें। And recognizing the extent to which your thoughts, actions and decisions shape how you research and what you see. और फिर आपने रिकग्नाइज ये करना है कि आपके थॉट्स, एक्शंस जो हैं वो किस तरीके से आपकी रिसर्च को फॉर्म कर रहे हैं, शेप कर रहे हैं। क्या आपके बाइसेस जो हैं वो रिसर्च में तो नहीं आ रहे, आपके प्रेजुडिस तो नहीं रिसर्च में आ रहे,
and what you see, और आपको नजर क्या आता है, what do you foresee from your research. This of course can be a very difficult process, not at least if it involves recognizing and dealing with elements in your own assumptions which you would rather not face, but it is also a highly creative and sometimes exhilarating one. अब वो कह रहे हैं ये बहुत ज़्यादा टायरिंग एफर्ट है, बहुत आपको मेहनत करनी पड़ेगी, डिफिकल्ट क्वेश्चंस पूछना, बार बार एनालिसिस करना, क्रिटिकली आप उसको एनालिसिस कर रहे हैं, आप सेल्फ रिफ्लेक्सिविटी का एक्ट कर रहे हैं, आप अकाउंटेबल ठहरा रहे हैं, लेकिन यही वो एक चीज़ है जो कि आपकी क्रिएटिव एबिलिटी को इन्हांस करेगी। यही वो चीज़ है जिससे आपकी जो रिसर्च है वो स्ट्रांग होगी, क्योंकि क्रिएटिव होगी, कोई नया आइडिया जनरेट होगा, कोई चेक होगी, वैलिडिटी होगी। देखो ना, कल को आप रिसर्च अपनी जब रिसर्च पब्लिकेशन के बाद जब मार्केट में जाती है, तो मार्केट में जाने के बाद अगर वो गलत साबित हो जाए तो इट्स गोइंग टू बी अ डिस्ग्रेस। बट अगर वो मार्केट में जाने के बाद उसका बड़ा स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट एनालिसिस और पसंद किया जाता है उस रिसर्च को, तो फिर तो आपके लिए एक क्या कहते हैं, इट विल बी अ कॉज ऑफ रिस्पेक्ट फॉर यू. Okay, it is important, however, that you focus your reflexive efforts meaningfully and strategically on the research itself. अच्छा, लेकिन वो कहता है कि ये जो आपने रिफ्लेक्सिव एफर्ट्स करने हैं ना, वो मीनिंगफुली करने हैं और स्ट्रेटेजिकली करने हैं. ऐसे ही नहीं हैपेंड शुरू हो जाएगा विदाउट एनी एम आप शुरू हो गए. एंड टू resist the temptation to use your research to showcase egocentric और conventional tales about yourself. और आपने जो भी टेम्पटेशन है ना, आपने जो अपने रिसर्च में करनी है, ईगो सेंट्रिक नहीं होनी चाहिए, कन्फेशनल टेल्स अबाउट योरसेल्फ नहीं होनी चाहिए कि आप कन्फेशन कर रहे हो, बायसेस आ रहे हो, अपने आप को ईगो अपने आप को शो कर रहे हो, विच मे डू लिटिल टू इलिमिनेट योर रिसर्च प्रैक्टिस और प्रॉब्लम और टू हेल्प यू टू मेक साउंड रिसर्च डिसीजन. देखिए, बड़ी सिंपल चीज़ है, अगर आप चाहते हैं आपकी रिसर्च ऑथेंटिक हो, वैलिडेटेड हो, लोग पसंद करें, क्रिएटिव हो, अच्छी हो, तो आपने बायसेस नहीं आने देने, और उसके अंदर अपने आप को आपने क्या कहते हैं एलिवेटेड पोजीशन पे नहीं ले जाना कि आप अपने बारे में बात करने लग जाएं. जो जस्ट टॉक अबाउट योर रिसर्च, just talk about your findings. We should not need reminding, but sometimes we do, that the people we are talking to are more interesting than the people asking the questions. ये बात याद रखिएगा कि ये बात याद कराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिन लोगों के बारे में आप बात कर रहे हैं ना, वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग है उनकी निस्बत जिनसे आपने क्वेश्चन करने हैं. When I speak of the asking of difficult questions and acts of reflexivity, I am emphatically not advocating unbounded introspection or सेल्फ फैसिनेशन. वो कह रहे हैं जब मैं डिफिकल्ट क्वेश्चन करने की बात करता हूँ, सेल्फ रिफ्लेक्सिविटी की बात करता हूँ, तो उसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपसे क्या कहते हैं एम्फेटिकली आपसे एडवोकेट कर रहा हूँ कि आप बस इंट्रोस्पेक्शन करी जाएं, सेल्फ फैसिनेशन में चले जाएं. आई हैव फोकस द क्वेश्चंस ऑन सम ऑफ द मोस्ट कंपेलिंग एलिमेंट्स ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च. अब वो कह रहे हैं कि मेरा फोकस सबसे ज़्यादा जो है ना वो क्वालिटेटिव रिसर्च के कुछ खास आस्पेक्ट्स पे है. बट ऑफ कोर्स इट इज़ नॉट पॉसिबल टू एंटिसिपेट एवरी पॉसिबल एक्शन which any qualitative researcher will need to identify and resolve. ठीक है, लेकिन और ये भी पॉसिबल नहीं है कि हर एक्शन के ऊपर आप क्या कहते हैं आइडेंटिफाई करें और रिजॉल्व करें. एंड इंडीड मैनी ऑफ दीज विल अराइज फ्रॉम द प्रिसाइज कॉन्टेक्स्ट इन विच द रिसर्च इज इन. बहुत से इश्यूज जिस तरीके से आप रिसर्च लेके जा रहे थे ना उससे होते हैं. देखो ना, मेरा रिसर्च में इशू जो आया वो इसलिए आया क्योंकि मैंने किसी से गाइडलाइन नहीं दी. मैं सीधा वहाँ पे गया और मैंने जाके ना लोगों से क्वेश्चन करना शुरू कर दिया. मुझे लगा लोग बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव होते हैं, बट मेरे लिए ज़्यादा कोऑपरेटिव लोग मेरी अपनी यूनिवर्सिटी में थे, क्योंकि वो मुझे जानते थे. सिंपल, हम लोग उनके साथ ज़्यादा अच्छा बिहेव करते हैं जिनको हम जानते हैं. ठीक है, फिर ये भी मेरी बेवकूफ़ी थी कि मैंने प्रोफेसर से जाके क्वेश्चन फिल कराना शुरू कर दिए. ठीक है ना, थोड़ा गाइडेंस की कमी, तो गलती मेरी थी कि मैंने गाइडेंस ली ही नहीं. फिर मैंने समझा, इन चीज़ों को नोट किया, ऑब्जर्व किया, और फिर उसके बाद गौर करने के बाद अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर कराना शुरू कर दिया, और उसके बड़े अच्छे इम्पैक्ट भी आना शुरू हो गया कि अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर क्वेश्चन फिल करा, वो फिल हो गए, लोगों ने फिल करके दे दिए. एक मिनट मुझे, चलो. ओके, सॉरी अगेन, वो एक्चुअली
डिस्चार्जिंग का इशू आ रहा था. In that sense, the questions included in each chapter should not be taken as a definitive checklist. अच्छा, वो कह रहा है कि हमने हर चैप्टर के लिहाज से, जो राइटर अपनी बात कर रहा है कि मैंने क्वेश्चन बनाया वो सब डेफिनेट ना समझिएगा. I point out throughout the book that all researchers do in practice make decisions in relation to these kinds of questions. अब अगर मैं बार नॉर्मली जो क्वेश्चंस हमने रिसर्चेस के अंदर देखे हैं ना, जिनसे राइटर्स जिनके बारे में बात करते हैं, रिलेशन होता है, रिसर्च कंडक्ट करते हैं, वो इस किस्म के ही होते हैं जो उसने यहाँ पे इंक्लूड किए हैं. एंड दैट दीज डिसीजंस हैव इंटेलेक्चुअल, प्रैक्टिकल, मॉरल एंड पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस. और ये जितने भी डिसीजंस होते हैं ना, इनके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, इम्पैक्ट्स आते हैं. वो इंटेलेक्चुअल होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, मॉरल पॉलिटिकल भी होते हैं. It is vital therefore that researchers are fully conscious of the decisions they are making. ठीक है, ये बात जहन में रखिएगा कि रिसर्चर्स जो उनसे भी डिसीजन लेते हैं उनके बारे में उनको बहुत अच्छी तरीके से अवेयर होते हैं. एंड दैट दीज आर इन्फॉर्म्ड एंड स्ट्रेटेजिक रादर देन एड होक और स्ट्रेट फॉरवर्डली रिएक्टिव. मोस्टली जो रिसर्च कर रहे होते हैं ना, उनके जहन में वेरी बड़ा क्लियर होता है कि उन्होंने किस किस्म की रिसर्च कंडक्ट करनी है, कौन से क्वेश्चंस करने हैं, कौन से डिसीजंस लेने, किस स्ट्रेटजी के साथ चलना है. ये नहीं होता कि एकदम वो डिसाइड कर दें. हाँ, हमने जैसे पहले बात की कि अगर देखें रिसर्च में आपको जो रिसर्चर है उसको एक्टिवली इंगेज होना होता है, एक्टिवली उसको देखना है ऑन द स्पॉट. अगर कोई उसको एडहॉक स्ट्रेट फॉरवर्डली कोई इशू आ जाता है तो उसको उसी वक्त उसकी तरफ, उसके सॉल्यूशन की तरफ जाना होगा. अदरवाइज नॉर्मली रिसर्चर ने जहन में प्लान किया होता है कि किस तरीके से उसने डिसीजंस लेने हैं. A full list of these difficult questions is included in the appendix or at the end of the book for ease of references. अच्छा, बुक जो है ना मेसन की मैं आपको सेंड कर दूंगा, उसमें आप देख लीजिएगा रेफरेंसेस दिए गए हैं, बहुत ज़्यादा रेफरेंसेस दिए गए हैं कि किस तरीके से हर चैप्टर के लिहाज से उसने क्वेश्चन, डिफिकल्ट क्वेश्चंस निकाले हुए हैं. तो काइंडली अगर आप चाहें तो वहाँ से वो देख सकते हैं. एक चैप्टर के जो है ना हमने यहाँ पे इंक्लूड कर दिए थे. अब ये चैप्टर था 3 डेटा सोर्स मेथड्स एंड अप्रोचेस. द चैप्टर वाज अबाउट डेटा सोर्सेस, how can we use different methods and what are different approaches. अब उसके ऊपर जो उसने डिफिकल्ट क्वेश्चंस बनाए हैं ना, वो कुछ ये हैं जिनको हम बस देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 इज फ्रॉम विच सोर्स माइट आई जनरेट डेटा. यानी अब आप अपने आप से क्वेश्चन करेंगे कि मैं किस सोर्स से, डिफिकल्ट क्वेश्चन बेसिकली अब आपको ज़्यादा अच्छा समझ आएगा. अब जब डाटा सोर्सेज आप देख रहे हैं ना, तो आपने देखना है कि मैं किस सोर्सेज को से जनरेट करूँ डाटा. जैसे हमने बात की दूसरी क्लास में बात की थी, विकीपीडिया इज़ अ बैड सोर्स, बुक इज़ अ गुड सोर्स. तो आपने देखना कि बुक से करेंगे, जर्नल से करेंगे, आर्टिकल से करेंगे, कहाँ से करेंगे. नेक्स्ट, व्हाट एम आई इंटरेस्टेड इन. देखिए, जब आप लोगों ने रिसर्च करनी है ना, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. एक्चुअली दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि आपने सबसे पहले देखना है आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, देन वेयर इज इट लोकेटेड, एंड देयरफॉर फ्रॉम विच पोटेंशियल सोर्सेज कैन आई जनरेट नॉलेज ऑफ इट. फिर आपने देखना जो आपके इस एरिया ऑफ इंटरेस्ट है उसको आप कैसे फाइंड करेंगे, उसके बारे में नॉलेज कैसे करेंगे. फॉर एग्जांपल आप क्या कहते हैं, आप कहते हैं रिसर्च करना चाहते हैं, क्या कहते हैं, कंडीशन ऑफ नर्सेज इन कोविड वार्ड्स में जो कंडीशन ऑफ नर्सेज है उसके ऊपर आप पढ़ना चाहते हैं. अब ये आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट आपने सोच लिया. नेक्स्ट अब आप ये देखेंगे अब आप रिसर्च कहाँ से करें, आपको आर्टिकल्स कहाँ से मिलेंगे, बुक्स कहाँ से मिलेंगे, आपको मैगजीन जर्नल्स कहाँ से मिलेंगे. वट डू आई एक्सपेक्ट दीज सोर्सेज टू बी एबल टू टेल मी. फिर आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि ये सोर्सेज आपको किस तरह नॉलेज में हेल्प करेंगे, क्या नॉलेज आपको मिलेगी. आपको टॉपिक आप ध्यान में रखिए कि टॉपिक है कंडीशन ऑफ नर्सेज वर्किंग इन कोविड वार्ड्स. हाउ वेल डज द यूज ऑफ दीज डाटा सोर्सेज मैच माई ऑन्टोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑन व्हाट कॉन्स्टिट्यूट द सोशल वर्ल्ड. ऑन्टोलॉजिकल होता है विच इज रिलेटेड टू द नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड. फिर आप ये देखेंगे कि जो डाटा सोर्सेज है किस तरीके से आपके पर्सपेक्टिव में, आपके एक पर्सपेक्टिव है ना उसमें कोई किस तरह हेल्प करेंगे, जिस पर्सपेक्टिव से आप दुनिया सोशल वर्ल्ड को देखते हैं. एंड माई एपिस्टेमोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑन हाउ नॉलेज अबाउट दैट वर्ल्ड कैन बी प्रोड्यूस. एपिस्टेमोलॉजिकल होता है कि किसी मीनिंग के ओरिजिन को देखा जाए. फिर आपका ये पर्सपेक्टिव भी कि किसी चीज़ का ओरिजिन कैसे हो, उसके बारे में जो नॉलेज है, जो वर्ल्ड आपने प्रोड्यूस किया उसके बारे में जो नॉलेज है वो कहाँ से वो कैसे प्रोड्यूस हो रही है, उसके बारे में नॉलेज आपको कैसे मिलेगा. ठीक है, आप कंडीशन ऑफ नर्सेज की बात कर रहे हैं, कोविड की बात कर रहे हैं, कोविड वार्ड के अंदर नर्सेज की क्या कंडीशंस थी, इसके बारे में अब आपने रिसर्च करनी है. खैर इसमें तो ज़रूरत नहीं कि आपको ऑन्टोलॉजिकल और एपिस्टेमोलॉजिकल करनी पड़े, इसमें सिंपल आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना है, अपना रिसर्च करनी कंडीशंस के बारे में ऑफ नर्सेज इन कोविड वार्ड. बट सोर्सेज कहाँ से आएंगे, डाटा कहाँ से आएगा, कौन सा डाटा प्रेफरेबल होगा, कहाँ से डाटा लेना है. अब देखो हर चीज़ तो विकीपीडिया पे ठीक नहीं होती ना, तो आपने ये चेक करना है कि कौन से ऑथेंटिक सोर्सेज हैं आपके.
नेक्स्ट, व्हाट आर दी प्रैक्टिकलिटीज ऑफ यूजिंग दीज डाटा सोर्स। अब ये डाटा सोर्सेज कितने आप यूज कर सकते हैं, इनकी प्रैक्टिकलिटीज कितनी है। व्हाट आर दी एथिक्स ऑफ यूजिंग दीज डाटा सोर्सेज, फिर इन डाटा सोर्सेज को यूज करने के एथिक्स क्या है। हाउ डू क्वालिटेटिव अप्रोचेस कॉन्सेप्चुलाइज एंड यूज सोर्सेज एंड मेथड्स। फिर आपने ये भी देखना है कि जो क्वालिटेटिव रिसर्च है, अप्रोचेज हैं, ये किस तरीके से जो मेथड्स होते हैं, सोर्सेज, उनको कॉन्सेप्चुलाइज किस तरीके से करती हैं। यानी आप सोर्सेज को किस तरीके से यूज़ करेंगे। कहने का मकसद ये कि क्वालिटेटिव अप्रोचेस ये कैसे आपने देखना है कि ये वाले सोर्सेज ठीक हैं, ये वाले सोर्सेज ठीक नहीं है, इन मेथड से जाया जाए, इन मेथड से ना जाया जाए। हाउ यूजफुल आर दीज अप्रोचेज फॉर माई प्रोजेक्ट, और मेरे प्रोजेक्ट के लिए कौन सी अप्रोचेज जो है वो ज़्यादा यूजफुल है। व्हाट डू आई वांट टू यूज फ्रॉम देम and why do I want to use them, why I'm taking help from these resources, it is the matter, it is the question. Okay, how do I generate qualitative knowledge from my chosen data sources। फिर आपने जो डाटा सोर्सेज निकाल लिया आपने, ठीक है, जर्नल्स आपने लिए हैं, पसंद कर लिए, फिर अब आपने देखें कि आपने उससे क्वालिटेटिव नॉलेज कैसे निकालनी है। फॉर एग्जांपल, हमने अपनी क्वालिटेटिव नॉलेज चेक करने का, निकालने का तरीका, चेक करने का तरीका ये होता है, आपने एक बुक ले ली, बुक के अंदर से आप उस चैप्टर के अंदर जाएंगे जो चैप्टर आपको रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन देगा। कंडीशन ऑफ कोविड, कंडीशन ऑफ नर्सेज इन कोविड वार्ड, वो बताएगा। आपने सिर्फ उस नॉलेज को लेना है। बुक के अंदर तो और बड़े एस्पेक्ट्स होंगे, लेकिन आपकी रिक्वायर्ड नॉलेज कुछ और है। रिक्वायर्ड नॉलेज आपकी है कंडीशन ऑफ नर्सेज इन कोविड वार्ड। व्हाट इज माई लॉजिक, फिर आपने अपने देखना है कि आपकी लॉजिक क्या, आपके आर्ग्यूमेंट क्या, आप किस स्टांस की तरफ जाते हैं। व्हाट कैन डिफरेंट मेथड्स यील्ड इन रिलेशन टू माई रिसर्च क्वेश्चंस। अब आप ये भी देखेंगे कि अपनी रिसर्च क्वेश्चन फ्रेम करते वक्त डिफरेंट मेथड्स किस तरह आपको हेल्प कर सकते हैं। विच पार्ट्स ऑफ द पजल डू दे हेल्प मी टू एड्रेस एंड इन व्हाट वेज। फिर आप किस तरीके से उन क्वेश्चंस को यूज करके अपनी नॉलेज को जनरेट कर सकते हैं, एंड दिस इज हाउ दे वुड हेल्प यू। हाउ डू द डिफरेंट मेथड्स फीड इनटू ईच अदर, और फिर ये जो डिफरेंट मेथोडोलॉजीज हैं वो किस तरह एक दूसरे में फीड होंगी। अब मेथड्स आप देखें ना, इंडक्टिव मेथड होता है, डिडक्टिव मेथड होता है। डिडक्टिव मेथड में आप जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जाते हैं, इंडक्टिव मेथड में आप स्पेसिफिक से जनरल की तरफ जाते हैं, और ज़्यादातर इंडक्टिव डिडक्टिव दोनों यूज़ होते हैं। तो फिर आपने यही चीज़ें देखनी है ना कि इस तरह के मेथड्स को आप किस तरीके से एक दूसरे के साथ हेल्प करेंगे अपनी नॉलेज को प्रोड्यूस करने के लिए। नेक्स्ट इज हाउ डू दे इंटीग्रेट लॉजिस्टिकली एज वेल एज इंटेलेक्चुअली। फिर आपने देखे जो मेथड्स आप यूज़ करते हैं, करेंगे, वो किस तरीके से आपस में इंटरकनेक्ट हो रहे हैं, लॉजिक में, आर्ग्यूमेंट्स में और इंटेलेक्चुअली। कैन आई फीजिबली डू एवरीथिंग आई वांट टू डू। फिर आपने ये भी देखना ना कि फीजिबली आप हर चीज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अब अपने रिसर्च की फिर मैं दोबारा एग्जांपल देता हूँ कि मेरे रिसर्च के अंदर मुझे प्रोवाइड करनी थी सीरीज़ प्लेस की, लेकिन मुझे सारे प्लेस की सीरीज़ नहीं मिली, प्लेस की परफॉर्मेंसेज ही नहीं मिली सीरीज़ में। तो जितनों की मैं कर सका मैंने उतनों की कर दी, ठीक है ना। फिर ये भी तो प्रैक्टिकली मेरे लिए उस वक्त ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था कि मैं सारे प्लेस देखता, जो का थिएटर के मैं नहीं देख सका। मैंने 5 सेलेक्ट किए थे, तो उनमें से मेरा ख्याल है मैंने सिर्फ एक देखा था, दो देखे थे, एक बुल्ला था और एक था बुल्का वगैरह। मैंने दो प्लेस देखे थे, बाद में कुछ तो मैंने खुद प्लेस परफॉर्म भी किए। तो देखिए, दिस इज हाउ यू डू क्वालिटेटिव रिसर्च एंड यू आस्क क्वेश्चंस। अब इस पे एक लॉन्ग क्वेश्चन आपको आ सकता है। लॉन्ग क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है, व्हाट इज द पार्ट ऑफ डिफिकल्ट क्वेश्चंस इन क्वालिटेटिव रिसर्च। तो इसके बारे में आप बात कर सकते हैं, आप इसके बारे में बता सकते हैं, डिफरेंट चीज़ें बता सकते हैं कि डिफिकल्ट क्वेश्चंस जो हैं वो आपके एनालिसिस को, आर्ग्यूमेंटेशन को, आपकी अंडरस्टैंडिंग को स्ट्रॉन्ग करते हैं। डिफिकल्ट क्वेश्चंस पूछने से क्या होता है कि आपके जो स्किल्स हैं ना क्वालिटेटिव रिसर्च के, वो इन्हांस हो जाते हैं। फिर उसके अलावा सेल्फ रिफ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है, सेल्फ अकाउंटेबिलिटी आ जाती है। इसके अलावा जो अब देखो ना, आप रिसर्च करेंगे, रिसर्च करने के बाद वो पब्लिश होगी, पब्लिश होने के बाद मार्केट में चली जाएगी। फिर वहाँ पे जो एनालिसिस्ट है उसको देखेंगे, उसको रेट करेंगे। तो इससे बेहतर ये नहीं है कि आप पहले खुद भी एक दफ़ा अकाउंटेबिलिटी करो, आप डिफिकल्ट क्वेश्चंस करो। अब डिफिकल्ट क्वेश्चन से क्या होता है कि आप खुद से एक दफ़ा आप लॉजिकली चेक करते हैं, स्ट्रेटेजिकली चेक करते हैं कि आपके आर्ग्यूमेंट्स कितने स्ट्रॉन्ग है, आपकी रिसर्च कितनी स्ट्रॉन्ग है, साउंड है। तो डिफिकल्ट क्वेश्चंस का बड़ा अहम रोल है और ये बड़े इम्पोर्टेंट है। इससे आपके स्किल्स भी डेवलप हो जाते हैं और इससे आपकी रिसर्च जो है वो बड़ी साउंड हो जाती है। तो आज का लेक्चर तो यहाँ तक ही था। आई थिंक नेक्स्ट है यस, एनी क्वेश्चन। अगर आप में से किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। होपफुली इंशाल्लाह इसमें क्वेश्चन नहीं होगा। होपफुली अब लेक्चर आहिस्ता आहिस्ता आसान हो रहे होंगे, होपफुली आपको मज़ा आ रहा होगा पढ़ने में। तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।